बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम एफएससी या आईसीएस पार्ट 1 ऑनलाइन क्लासेस में चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 3 ये हम डिस्कस करने लगे हैं। तो चलें अपने लेक्चर को कैरी करते हैं। जी वेलकम बैक बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड ये वाला टॉपिक जो है इसको करने लगे हैं। और ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है और बड़ा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए आपने इसको बड़े गौर से, बड़े ध्यान से आपने इसको समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे दूं कि हमने इसमें करना ये है कि जैसे मैं यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर बैठा हुआ हूँ, यानी क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि अर्थ जो है वो मुझे अपनी तरफ खींच रही है। इसका मतलब है मैं अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर बैठा हूँ। हमने आज के लेक्चर में सबसे पहले तो एक फील्ड को डिफ़ाइन करना है, ऐसा फील्ड जिसकी वजह से किया गया वर्क पाथ पे डिपेंड ना करे, ऐसे फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने साबित ये करना है कि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये कंजर्वेटिव है। ये हम किस तरह से साबित करेंगे ये मैं लेक्चर के दौरान साथ साथ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता जाऊंगा। तो दो चीज़ें आपने याद रखनी है इसमें। हमने एक तो ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफ़ाइन करना है, दूसरा हमने कंजर्वेटिव फील्ड को डिफ़ाइन करना है, और तीसरा हमने क्या करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से वर्क को कैलकुलेट करना है और साबित ये करना है दैट द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज़ कंजर्वेटिव फील्ड। मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहला काम क्या करना है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफ़ाइन करना है। दूसरा काम क्या करना है कि हमने ये देखना है कि कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है। तीसरा काम हमने ये करना है कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को साबित करना है, प्रूव करना है कि ये कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक है, तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पास पेपर्स में आए हुए हैं, जो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं काफ़ी सारे। तो चलें लेक्चर को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप देखें जो आपको डेफिनेशन नज़र भी आ रही है, ये है ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन। मैं आपको बता दूं कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। जैसे मैंने आपको लेक्चर के शुरू में थोड़ी सी एग्जांपल भी दी है कि ऐसा फील्ड अर्थ के इर्द गिर्द, ऐसा रीजन जिस रीजन में अर्थ दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचे। जैसे फ़र्ज़ करें कि ये अर्थ का ग्लोब है, फ़र्ज़ करें ये है जी अर्थ का ग्लोब, और अर्थ के इर्द गिर्द फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये वाला इलाका है। अगर इस रीजन में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आए तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींचती है। अर्थ उसको क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है। सो दिस फील्ड इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। यानी अर्थ के ग्लोब के इर्द गिर्द वो वाला रीजन जिस रीजन में अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचे, ऐसे रीजन को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। जैसे मैं यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ में ही बैठा हुआ हूँ। द स्पेस अराउंड द अर्थ, द स्पेस और रीजन अराउंड द अर्थ विद इन विच या इन विच ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी। यानी कोई दूसरा बॉडी अगर उस जगह पर लाया जाए तो उस पर अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। ऐसे रीजन को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। अच्छा जी, इस टॉपिक को समझने के लिए यहाँ पर 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको मैं थोड़ा बाद में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ऐसा फील्ड जिसकी वजह से किया गया वर्क
पाथ पर डिपेंड ना करे। कहने का मतलब ये है, आप एक ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाएं मुख्तलिफ रास्तों के थ्रू। फ़र्ज़ करें मैं 2 या 3 रास्तों के थ्रू ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाता हूँ। अगर हर पाथ के थ्रू वर्क की वैल्यू सेम आ रही है तो मैं कह सकता हूँ कि वर्क जो है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। ऐसे फील्ड को हम क्या नाम देंगे? कंजर्वेटिव फील्ड। तो आज हमने यही बात साबित करनी है। एक और बात आपने याद रखनी है कि कंजर्वेटिव फील्ड की एक दूसरी भी कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से लेकर चलें, घुमा फिरा के सैर करवा के वापस उसी पॉइंट पर ले आए, यानी अगर क्लोज्ड पाथ के थ्रू आप ऑब्जेक्ट को मूव करें और इस पूरे पाथ के थ्रू किया गया टोटल वर्क कैलकुलेट करें और अगर वो ज़ीरो आ जाए तो फिर भी आप यही कहेंगे दैट दिस फील्ड इज़ कंजर्वेटिव फील्ड। इसका मतलब है कंजर्वेटिव फील्ड की दो कंडीशंस हैं, दोनों में से कोई भी पूरी हो जाए तो आप कह सकते हैं कि ये कंजर्वेटिव फील्ड है। नंबर 1, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, एंड नंबर 2, वर्क डन along the closed path is equal to 0। तो पहली कंडीशन क्या है? वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, एंड सेकेंड कंडीशन वर्क डन along the closed path is equal to 0। तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन साबित हो जाए तो आप कह सकते हैं दैट दिस फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। तो चलें कंजर्वेटिव फील्ड को डिफाइन करते हैं। द फील्ड इन विच वर्क डन is independent of the path followed या work done along the closed path is 0 is called conservative field। तो ये कंजर्वेटिव फील्ड की आपने डेफिनेशन लिख दी। तो सबसे पहले आपने जब लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो यही दो डेफिनेशन लिखनी है, ग्रेविटेशनल फील्ड की और दूसरे नंबर पे कंजर्वेटिव फील्ड की। तो अब हम चलते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड की तरफ। अच्छा, यहाँ पर वर्क कैलकुलेट करने के लिए ये वाले 3 पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैं इनको हाईलाइट कर दूँ। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड इन ग्रेविटेशनल फील्ड, द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव। दोनों केसेस हो सकते हैं। किस तरह से? अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करे कि ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ज़ीरो एंगल है, तो आप जानते हैं अगर एंगल ज़ीरो हो तो कॉस ज़ीरो होता है 1, पॉजिटिव 1, और वर्क जो है उसका आंसर भी क्या आएगा? पॉजिटिव। यानी इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स देन द वर्क डन इज़ पॉजिटिव, एंड इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज़ अपोजिट या अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स देन वर्क डन वुड बी नेगेटिव। तो ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। बल्कि इसमें एक और पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं कि अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान 90 का एंगल है, कितना एंगल है? 90 का एंगल है, यानी अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो फिर वर्क का आंसर क्या होगा? 0। क्योंकि हम जानते हैं वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा। थीटा की जगह 90 पुट करें तो कॉस 90 का आंसर 0 आ जाएगा। इस तरह से सारा का सारा वर्क जो है वो 0 हो जाएगा। तो आपने ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। अगर आपको ये 3 पॉइंट्स याद रह गए तो समझें आपने पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। पहला पॉइंट, इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 देन वर्क इज पॉजिटिव, इफ एंगल इज 180 देन वर्क इज नेगेटिव, एंड इफ एंगल इज 90 डिग्री देन वर्क वुड बी 0। अच्छा जी, फर्ज कर लें कि आपने एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से उठाया और पॉइंट बी तक पहुंचा दिया। अब इसके लिए आपने 3 मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार किए। कितने रास्ते इख्तियार किए? 3 पाथ आपने अडॉप्ट किए। फर्ज कर लें कि पॉइंट बी जो है, ये पॉइंट ए जो है ये ग्राउंड लेवल पे है, यानी ये ग्राउंड लेवल है, और पॉइंट बी ग्राउंड से कितनी हाइट पर है? फर्ज कर लें पॉइंट बी ग्राउंड से h हाइट पे है। ठीक हो गया। इसका मतलब है ए और बी के दरमियान जो टोटल हाइट का डिफरेंस है वो कितना है? h। अब आपने टोटल 3 पाथ अडॉप्ट किए, पाथ 1, पाथ 2 एंड पाथ 3। पाथ 1 है ये वाला जिसको मैं अभी अभी हाईलाइट कर रहा हूं, यानी पहले ए से डी तक गए,
ए से डी तक गए और फिर डी से बी तक आए। पाथ 2 जो है ये पहले ए से सी तक गए और फिर सी से, ये है पाथ 2, और फिर सी से बी तक आए। और पाथ 3 क्या है कि आप डायरेक्ट ए से बी तक आए कर्व्ड पाथ के थ्रू। ठीक है, तो मैं दोबारा से बात कर रहा हूँ, पाथ ए क्या है या पाथ 1 क्या है। पहले ए से डी हॉरिजॉन्टल मूव किया और बाद में डी से बी वर्टिकली अपवर्ड मूव किया। पाथ 2 में क्या किया, ए से सी वर्टिकली अपवर्ड और फिर सी से बी हॉरिजॉन्टल। सिमिलरली पाथ 3 में कर्व्ड रास्ता चूज किया। अब हम इन तीनों को अलग अलग देखते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, उसको बड़े गौर से आपने सुनना है। मुझे आप ये बताएं, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करता हूं तो होल्ड करने का मतलब क्या है। एक तो इसका बड़ा आसान सा मतलब है, आप इंग्लिश का ट्रांसलेशन कर दें कि भाई होल्ड करने का मतलब होता है पकड़ना, बट यहाँ पर हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मतलब जानना चाह रहे हैं। अब होल्ड का मतलब क्या होगा कि मैं इस ऑब्जेक्ट को गिरने से बचा रहा हूँ। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का जितना वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, अगर मैं उतनी ही फोर्स वर्टिकली अपवर्ड लगा रहा हूं तो समझे मेरी वर्टिकली अपवर्ड फोर्स और इसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी वेट वाली फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं और रिजल्टेंट फोर्स कितनी बन रही है, 0। और फिर ये ऑब्जेक्ट यहां ही रहेगा। होल्ड करने का फिजिक्स में ये मतलब है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं इसे ऊपर उठाना चाहता हूं यानी ऊपर मूव करवाना चाहता हूं, तो इस वक्त तो ये रेस्ट पे है, यानी इसका वर्टिकली डाउनवर्ड वेट और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट जो मैंने फोर्स लगाई है अपवर्ड डायरेक्शन में, दोनों बराबर है। अगर मैं अपवर्ड फोर्स को थोड़ा सा ही इंक्रीज करूंगा तो अपवर्ड फोर्स थोड़ी सी बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ हो जाएगी और फिर ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा, यानी इसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। यानी पहले ये रेस्ट पे है, इसकी वेलोसिटी 0, फिर मैं इसको मूव करवाना शुरू हो गया, इसकी वेलोसिटी मुसलसल बढ़ती जा रही है। फर्ज करें मैं इसको मूव करवाते करवाते इसके ऊपर लगाई जाने वाली जो अपवर्ड फोर्स है उसको दोबारा से वेट के इक्वल कर देता हूं, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक अब दोबारा रिजल्टेंट फोर्स चूंकि 0 हो गई है, क्योंकि अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स ने एक दूसरे को बैलेंस करना शुरू कर दिया, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक हम कह सकते हैं कि अब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, यानी अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से थोड़ा सा हायर पॉइंट की तरफ मूव करवा रहा हूं, और अगर मैं वर्ड यूज करूं विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इस बात का भी यही मतलब होगा कि अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड जो वेट वाली फोर्स है ये दोनों बराबर है, बिल्कुल सेम है, इक्वल मैग्नीट्यूड में। ठीक है, तो मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्मली अपवर्ड मूव करवा रहा हूं, इसका मतलब है कि उसके ऊपर लगाई जाने वाली जो अपवर्ड फोर्स है वो वेट वाली फोर्स के इक्वल है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स 0 है, इसीलिए ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है इसको आपने याद रखना है। अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को ए से बी की तरफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ही मूव करवा रहे हैं, ये भी एक बड़ा वैलिड पॉइंट है, यहाँ पर आपने इसको भी, इसके कॉन्सेप्ट को याद रखना है। अब हमने इसको 3 रास्तों के थ्रू मूव करवाया है। ठीक है, यहाँ पर वो 2 पॉइंट्स दोबारा से रिवाइज करवा रहा है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए हैं। फॉर ईच हॉरिजॉन्टल स्टेप फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, एंड फॉर ईच वर्टिकल स्टेप फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड डिस्प्लेसमेंट आर 180 डिग्री। किस तरह से देखें, आप इस डायग्राम को ज़रा गौर से देखिए। अगर मैं ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली मूव करवा रहा हूँ तो आप जानते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगती है। अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस तरफ है, दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। इसी तरह अगर मैं ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड मूव करवा रहा हूँ, ये जो आपको डायरेक्शन नज़र आ रही है, अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी वेट वाली फोर्स तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही लग रही है, क्योंकि हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं।
तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी अभी भी वर्टिकली डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है। अब दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, तो फिर एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इसी तरह अगर मैं पाथ 2 की बात करूं तो पहले वर्टिकली अपवर्ड मूव करवा रहे हैं, जब वर्टिकली अपवर्ड मूव करवा रहे हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है उसकी डायरेक्शन तो मुसलसल डाउनवर्ड ही होनी है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऊपर की तरफ है, दोनों में एंगल कितना है 180 डिग्री। इसी तरह जब बाद में हॉरिजॉन्टली मूव करवाएंगे सी से बी की तरफ, इस तरफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहाँ भी वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगी, डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। अब दोनों में एंगल कितना होगा 90 डिग्री का। तो इसलिए ये वाला पॉइंट जो है इसको आपने बड़े ध्यान से याद रखना है। फॉर ईच हॉरिजॉन्टल स्टेप एंगल इज 90, फॉर ईच वर्टिकल स्टेप एंगल इज 180 डिग्री। अब सबसे पहले हम इन 3 पाथ्स में से एक पाथ जो पाथ 1 है उसके थ्रू वर्क कैलकुलेट करते हैं, पाथ 1 के थ्रू वर्क कैलकुलेट करते हैं। अब पाथ 1 में आप गौर से देखिए, पाथ 1 को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, ए से डी की तरफ और डी से बी की तरफ। तो मैं इसको 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं, ए टू डी एंड बी टू डी। अब आप देखें ए से डी तक जाते हुए ये वाला जो पाथ है इसमें एंगल कितना बन रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान 90 डिग्री, इसलिए यहाँ पर cos 90 आ गया। इसी तरह जो ऊपर जा रहे हैं हम यानी डी से बी की तरफ, यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री, इसलिए यहाँ पर 180 लिख लिया। cos 90 क्या होता है 0, cos 180 क्या होता है -1, तो आपने इनकी वैल्यूज को पुट कर दिया। फिर जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा कुछ 0 हो गया, लेकिन जब ये वाला सेकंड फैक्टर जो है इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो -mgh आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट पाथ के थ्रू जो वर्क है वो कितना आ गया -mg। अब हम बात करते हैं सेकंड पाथ की। अगर आप सेकंड पाथ की इस डायग्राम को गौर से देखें तो सेकंड पाथ में पहले हम जा रहे हैं ए से सी की तरफ यानी ऊपर की तरफ, यहाँ पर एंगल कितना है 180 डिग्री, और बाद में हम हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं। जब आप हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यहाँ पर एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो इनको भी आप इस तरह से कर सकते हैं, ए से सी एंगल 180, सी से बी एंगल 90। यहाँ पर भी cos 90 उधर की तरह 0 हो गया, cos 180 -1 एंड -mgh आपके पास आ गया। तो सेकंड पाथ के थ्रू भी आपका जो वर्क है वो कितना आया -mgh। अब हम जो थर्ड पाथ है इसको आप गौर से देखिएगा। जो थर्ड पाथ है इसे हम बजाय इसके कि चूंकि ये कर्व्ड पाथ है, तो कर्व्ड पाथ में हम जानते हैं वर्क निकालने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके अलग अलग वर्क निकाल के टोटल वर्क के लिए फिर सबको ऐड करना पड़ता है। यहाँ पर आसानी के लिए हम क्या करेंगे, हम इस कर्व्ड पाथ को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप्स में डिवाइड कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप्स में डिवाइड कर लेंगे इस तरह से। आप यही समझ लें कि हमने सीढ़ियाँ बना ली हैं, स्टेयर्स बना ली हैं और स्टेयर्स पर हम फॉलो करके ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो इन स्टेयर्स को यहाँ पर एक दूसरी डायग्राम में भी बताया गया है, ये आप देखें। जो हॉरिजॉन्टल स्टेप हैं उनको नाम दे दिया गया, जैसे इस पहले हॉरिजॉन्टल स्टेप को डेल्टा x1 कह दें, दूसरे हॉरिजॉन्टल स्टेप को डेल्टा x2 कह दें, इसी तरह चलते चलते डेल्टा x3 और आखिरी जो हॉरिजॉन्टल स्टेप है उसे आप डेल्टा xn कह दें। इसी तरह जो वर्टिकल स्टेप्स हैं उनको आप नाम दे दें। पहले वर्टिकल स्टेप को डेल्टा y1 कह दिया, दूसरे वर्टिकल स्टेप को डेल्टा y2, तीसरे वर्टिकल स्टेप को अगर आप नाम देना चाहें तो आप डेल्टा y3 कह सकते हैं, और आखिरी वर्टिकल स्टेप को आप डेल्टा yn कह सकते हैं। तो ये डायग्राम है। अब आप गौर से देखें, जितने भी हॉरिजॉन्टल स्टेप्स हैं, मैं इस हॉरिजॉन्टल स्टेप को थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। जितने भी देखें हॉरिजॉन्टल स्टेप में बॉडी इस तरफ गया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही होना है, दोनों में एंगल तो 90 ही होना है, और जब एंगल 90 होगा तो cos 90 का आंसर तो 0 ही होना है। इसका मतलब है वर्क तो 0 होगा, यानी हॉरिजॉन्टल स्टेप के लिए वर्क का आंसर क्या होगा 0। मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ,
जितने भी हॉरिजॉन्टल स्टेप्स हैं, इन सारे हॉरिजॉन्टल स्टेप्स के लिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान 90 का एंगल होगा, इसलिए वर्क का आंसर 0 आएगा। तो बाकी बच जाते हैं वर्टिकल स्टेप्स। और वर्टिकल स्टेप में आप देखें, वर्टिकल स्टेप में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। यानी हर वर्टिकल स्टेप में जिसमें हम वर्टिकली अपवर्ड जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, देन एंगल थीटा मस्ट बी 180 डिग्री। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है ये आपने याद रखने हैं। अब हम दोबारा इसी की बात कर लेते हैं। ये आप देख लीजिए, सबसे पहला पॉइंट, देयर इज नो वर्क डन अलोंग द हॉरिजॉन्टल स्टेप्स बिकॉज फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट फॉर ईच स्टेप्स। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगर परपेंडिकुलर होगी, cos 90 0 हो गया, बात खत्म। वर्क इज डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ओनली अलोंग द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स या वर्टिकल स्टेप्स। आप सबसे पहले अगर फर्स्ट वर्टिकल स्टेप का निकालेंगे तो ये आ जाएगा mg डेल्टा y1, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की जगह mg आ गया, डिस्प्लेसमेंट की जगह डेल्टा y1 आ गया, और cos 180 की जगह -1 हो गया और नेगेटिव साइन आ गया। इसी तरह सेकंड वर्टिकल स्टेप का ये हो जाएगा, थर्ड वर्टिकल स्टेप का mg डेल्टा yn हो जाएगा, आखिरी वर्टिकल स्टेप का क्या हो जाएगा, mg -mg डेल्टा yn। जब आप सारे वर्क्स को ऐड करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा। अब यहाँ से आप देखें -mg तो आ गया कॉमन, और ब्रैकेट के अंदर आपके पास डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस डेल्टा y3 अप टू सो ऑन। आपने बेसिकली क्या किया है, सारे वर्टिकल स्टेप्स को ऐड कर दिए तो आपके पास टोटल हाइट आ जाएगी। इसका मतलब है इन सारे वर्टिकल स्टेप्स का जो सम है वो क्या है, h। इस तरह से आप इन सब की जगह h लिख देंगे और आपके पास दोबारा से वही वाला रिलेशन बन गया, यानी वर्क डन अलोंग दिस पाथ इज इक्वल टू -mgh। अगर आप गौर करें तो पहले भी दोनों वर्क्स जो हैं वो यही आए थे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और अब इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 -mgh आया आपके पास फर्स्ट पाथ के थ्रू, इक्वेशन नंबर 2 -mgh आया सेकंड पाथ के थ्रू, इक्वेशन नंबर 3 -mgh आया थर्ड पाथ के थ्रू। यानी हम कह सकते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, सो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया था, दैट वर्क डन अलोंग द क्लोज्ड पाथ इज 0। वो भी हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक अल्टरनेटिव मेथड दिया गया है जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप गौर से ज़रा देख लें, फ़र्ज़ कर लें, अच्छा इसमें कुछ एरोज़ जो हैं ये गलत लगे हुए हैं, मैं आपको इन एरोज़ को ठीक करके बता देता हूँ। ओके, फ़र्ज़ कर लें जी, पहले हम जाते हैं ए से डी की तरफ। क्लोज पाथ का तो ये मतलब है ना, ये देखें, सबसे पहले आपने यहाँ देखना है ए से डी की तरफ, फिर डी से बी की तरफ। पहले ए से डी की तरफ, ये वाला एरो इस तरफ आएगा, ठीक है, इसको आप ठीक कर लें। फिर डी से बी की तरफ, फिर डी से सी की तरफ, ये एरो ठीक है, और फिर सी से ए की तरफ, ये एरो भी ठीक है। तो ये जो है इन एरोज़ की तरफ हम चलेंगे। अब आप देखें ये क्लोज पाथ बन रहा है, यानी ए से चले और घूम फिर के वापस ए पर आ गए। जब आप ए से डी की तरफ जा रहे होंगे तो आप मुझे ये बताएं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड होगा और एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। जब आप डी से बी की तरफ जा रहे होंगे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ होगी और एंगल आ जाएगा 180 डिग्री। जब आप बी से सी की तरफ जा रहे होंगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, और यहाँ पर एंगल आ जाएगा 90 डिग्री। जब आप सी से ए की तरफ यानी वर्टिकली डाउनवर्ड आएंगे तो अब डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है, और अब एंगल कितना आएगा, 0 डिग्री। तो अब बड़ी आसानी से आप इसको कैरी कर सकते हैं सी से जी। अब आप ये सारे वर्क्स अलग अलग लिख सकते हैं। सी से ए जो वर्क है इसका एंगल कितना है, सी से ए, सी से ए एंगल 0 है ना,
और जब एंगल ज़ीरो हो तो कॉस ज़ीरो जो है वो +1 होता है। आप इसको इस तरह कर सकते हैं। मैं चलें आपको स्टेप वाइज बता देता हूँ। पहले ए से डी कर लेते हैं, WA to D, ये बन गया FD cos ऑफ 90। cos 90 क्या होता है, ज़ीरो, सारा कुछ ज़ीरो। उसके बाद WD to B, अब यहाँ पर एंगल कितना है जी, 180 डिग्री। cos 180 होता है -1, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की जगह mg आ गया, डिस्प्लेसमेंट की जगह h आ गया, और cos 180 हो गया -1, ये आपके पास आ गया -mgh। इसी तरह B टू C यानी B से C की तरफ, B टू C भी एंगल 90 था, तो ये भी cos 90 का जो आंसर है वो ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह आखिरी जो वर्क है वो है C टू A। अगर आप C टू A देखें ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पर एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो ये बन जाएगा FD cos ऑफ 0। cos 0 होता है +1, आपके पास बन जाएगा F की जगह mg आ गया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और साथ h आ गया डिस्प्लेसमेंट की जगह पर। अब आप इन सब को जब ऐड करेंगे, ये -mgh, ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, और ये +mgh, ये सारे ऐड होंगे तो -mgh और +mgh एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और फिर रिजल्टेंट वर्क आपके पास आ जाएगा ज़ीरो। यानी हम कह सकते हैं दस वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इज़ ज़ीरो। ठीक हो गया। तो ये है जी आपका सेकंड मेथड ग्रेविटेशनल फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड साबित करने का। तो पहले मेथड में आपने पेपर में कोई एक ही मेथड लिखना है, और मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि अगर वो आपसे कुछ भी ना कहे, किसी मेथड के बारे में ना पूछे, तो फिर आप फर्स्ट वाला मेथड करें, क्योंकि वो टेक्स्ट बुक में गिवन है। लेकिन अगर वो आपसे खुद कह दे कि आपने क्लोज्ड पाथ वाला मेथड करना है या इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ वाला मेथड करना है, तो फिर आप अलग से जो वो कहें वही करेंगे। तो मैं एक दफ़ा ये रिपीट कर देता हूँ। ये है जी, यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफ़ाइन किया, उसके बाद कंजर्वेटिव फील्ड को, और फिर हमने प्रूव कर दिया दैट द ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ कंजर्वेटिव फील्ड। तो ये था जी आपका आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी बड़ी अच्छी समझ आई होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।